हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मोहित अविचल तिवारी और अभी झिंगुर और मेढक की आवाज में मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। उसका थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया था। तो आज हम पढ़ेंगे तीन चीजों के बारे में: आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, एक सिचुएशन की बात उसमें की गई है। चाइना में एक फेमिन आया था। फेमिन आप सब जानते हैं ना, अकाल जो पड़ता है। चाइना फेमिन 1958 to 1961 were 3 crore people died, prevented if there was free press to criticize, multi-party election and good opposition। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि चाइना में जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रिटेंड तो करती है डेमोक्रेटिक होने का, बट वो डेमोक्रेटिक है नहीं। वहां प्रेस और मीडिया पे भी कई सारी पाबंदियां हैं। हमारे प्रेस को अगर ये सारे राइट्स होते कि वो गवर्नमेंट को खुल के क्रिटिसाइज कर सके, मल्टी पार्टी इलेक्शन होते, लोगों के पास चॉइस होता कि वो किसी और पार्टी को भी इलेक्ट कर सके, कुछ और लोगों को भी इलेक्ट कर सके, तो शायद उस फेमीन में कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता चाइना इतना इफेक्ट नहीं हुआ रहता। उसी तरह उसी वक्त पे चाइना के नेबरिंग कंट्री ठहरे हम, तो उसी टाइम पे हम बिल्कुल अफेक्टेड नहीं हुए थे। क्यों? नीचे देखिए। इंडिया रिस्पॉन्डेड टू फूड स्कार्सिटी बट चाइना डिड नॉट। क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट के ऊपर खतरा था कि वो अगर वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले टाइम पे आने वाले टाइम में उस गवर्नमेंट को रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन चाइना में ऐसा तो था नहीं। चाइना में गवर्नमेंट को था कि हमें तो कोई हटा ही नहीं सकता है, तो हमें क्या ही जरूरत है काम करने की, हमें क्या जरूरत है ज्यादा ध्यान देने की, ये हो जाएगा, हम संभाल लेंगे। तो ये लापरवाही की गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से चाइना को ये इतना बड़ा फेमिन झेलना पड़ा। और इंडिया में सारे लोगों ने ध्यान दिया, गवर्नमेंट ने इफेक्टिव मेजर्स लिए और इंडिया बहुत अच्छे से फूड स्कार्सिटी को रिस्पॉन्ड कर पाया। अब हम बात करते हैं अपने आर्गुमेंट्स की। जब हमने बात की है तो फर्स्ट आर्गुमेंट की बात करते हैं। आपको वहां लिखा मिल जाएगा। इस बार मैंने बोर्ड का यूज नहीं किया है, थोड़ा डिजिटलाइज मैंने टाइप करके शॉर्टकट में थोड़ा निपटाया है, क्योंकि इस चैप्टर को खत्म करना है और फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे हम बहुत जल्दी। ओके, तो टाइम ना गवाते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट आर्गुमेंट पे। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल। अब लोगों की जरूरत की बात है, तो जहां डेमोक्रेसी रहेगी तो वहां पे मैंने एक फीचर लास्ट टाइम पढ़ाया था, उसमें ये था कि जो अभी रूलिंग पार्टी है उसके हारने के फ्री और फेयर चांसेस होने चाहिए। तो डेमोक्रेसी में ही ऐसा हो पाएगा ना कि लोगों की नीड्स को समझ के वो गवर्नमेंट काम करेगी, ताकि लोगों की नीड्स फुलफिल हो सके और आने वाले टाइम में उस गवर्नमेंट को वापस से लोग इलेक्ट करें। और अगर हम ऐसी जगह की बात करें जहां डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहां लोगों के पास चॉइसेस नहीं होती, जिससे हारने का खतरा नहीं होता वहां पार्टी पे, और पार्टी ऐसे मेजर्स नहीं उठाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड आर्गुमेंट की। इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही। इन लोगों को, हमारे लीडर्स को, इस गवर्नमेंट को हमने ही तो इलेक्ट किया है ना भाई। तुमने वोट डाला, मैंने वोट डाला, हमारे चाचा, हमारे पापा, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे पापा ने वोट डाला, तब जाके गवर्नमेंट बन पाई। तो हम अगर समस्या में होंगे, हमारे पास खाने पीने की कमी होगी, हमारे पास जॉब्स नहीं होगी, तो कौन अकाउंटेबल होगा? ये गवर्नमेंट, क्योंकि इसे हमने इलेक्ट किया है। अगर चाइना होता तो ना हमारे पास ज्यादा चॉइस होती और ना ही ये गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती। तो डेमोक्रेसी में हमने ये भी जाना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। Democracy is based on consultation and discussion, improves quality of decision making। अब भैया डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बनती है, तो गवर्नमेंट में कोई भी फैसला लेने से पहले काफी सारे डिस्कशन होते हैं, काफी सारे कंसल्टेशन होते हैं, कई सारे लोग अपनी राय रखते हैं किसी भी एक बारे में। आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले कई सारे लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। राज्यसभा, लोकसभा में डिस्कशन होता है किसी एक पार्टिकुलर चीज को लेके, तब जाकर कोई भी बिल पास हो पाता है और कोई नया लॉ बन पाता है। तो डिसीजन मेकिंग की जो बात हम कर रहे हैं, काफी कंसल्टेशन और डिस्कशन के बाद हो पाती है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में संभव है। इसलिए ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ये बिल्कुल ही
अकाउंटेबल होती है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये देखा कि लोगों के नीड्स के प्रति ये उत्तरदायी होती है। थर्ड, हमने अभी अभी ये बात की कि ये डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें लिख रखा है इट प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस। तो डेमोक्रेसी में ऐसे मेथड्स मिल जाते हैं जिससे हम किसी भी मैटर को बड़े ही प्यार से, बड़े ही सद्भाव से हम सुलझा सकते हैं। देखो पीछे आंधी चल रही है, कैसी भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कैसी भी डिफरेंसेस हो, डेमोक्रेसी में हम बड़े आसानी से सुलझा सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें चॉइस ऑफर करती है और इन चॉइसेस से हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं अपने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने का। इट लीड्स टू पीसफुल सॉल्यूशन विथ नो परमानेंट विनर और लूजर। अब भैया क्या है कि मैं गवर्नमेंट हूं, मुझे किसी एक चीज का सॉल्यूशन निकालना है तो मैं ऐसा सॉल्यूशन निकालूंगा। मैं तो निष्पक्ष हूं ना, मैं तो किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के पक्ष में फैसला नहीं दे सकता। मैं एक ऐसे सॉल्यूशन पे पहुंचूंगा जहां पे कोई परमानेंट विनर या फिर कोई परमानेंट लूजर नहीं होगा, मैं कोई बीच का रास्ता निकालूंगा। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा एक शांत वातावरण, एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहते हैं जिसके लिए वो कोई परमानेंट विनर और परमानेंट लूजर डिक्लेयर नहीं कर सकती है। एक बहुत ही शांतिपूर्ण रास्ता निकलता है। इट इनहांसेस डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, आपको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है, आपको वोट देने का अधिकार है। यू हैव द राइट टू वोट, यू हैव द राइट टू सेलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव, यू हैव द राइट टू सेलेक्ट द गवर्नमेंट। तो आपके पास इतने सारे राइट्स हैं तो आपकी डिग्निटी ऑब्वियसली बढ़ती है ना। वही लिख रखा है, इट इनहांसेस डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। सिटीजन के पास यहाँ पे पावर अल्टीमेटली, कहने को तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके पास पावर है, बट उनको पावर देता कौन है? हम सिटीजन्स। तो किसकी डिग्निटी बढ़ रही है? हमारी बढ़ रही है। इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। चलो भैया मान लिया अभी कोई पार्टी है एबीसीडी पार्टी ने बोला कि अगर आप हमें इलेक्शन जिता देते हो तो ये जो टूटी हुई सड़क है ये हम बनवा देंगे। अब भाई मैं ठहरा सीधा साधा गांव का इंसान, अगर मेरे गांव में सड़क टूटी हुई है तो भाई हम सब लोगों ने, गांव वालों ने भरोसा करके उसको वोट दिया, उसकी पार्टी को हमने इलेक्शन जितवा दिया। बट क्या होता है इससे कि वो पार्टी इलेक्शन जीत गई, पावर में आने के बाद वो भूल जाती है कि उसने ऐसा कोई वादा किया था। जब उसका टेन्योर खत्म होने वाला होता है तो वो फिर आते हैं वोट मांगने के लिए। हमने कहा था देखो भैया तुम्हें पिछली बार वोट दिया था, तुमने हमारे साथ धोखाधड़ी किया, अब इस बार हम तुम्हें वोट नहीं देने वाले हैं। तो यहां पर हम उसको वोट ना देके किसी और कैंडिडेट को वोट देंगे, किसी और पार्टी की गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे। तो हमने मिस्टेक कर दी थी ना लास्ट टाइम किसी और को वोट देके, तो उस मिस्टेक को हम यहाँ करेक्ट कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी हमें अलाउ करती है हमारे मिस्टेक्स को करेक्ट करने का। तो ये एक और आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस एंड अलाउ डिफरेंट पीपल टू लिव टुगेदर। भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जिसको जिसके साथ मन करे रह सकता है, जिसको जो मन में आए कर सकता है, मतलब कुछ गलत नहीं, गलत भी कर सकता है तो जेल जाते हैं ना लोग। जिसको जो मन में आया कर सकता है, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, किसी तरह की पढ़ाई पढ़ सकता है, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, किसी तरह का एजेंडा रख सकता है। किसी के ऊपर कोई गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है कि नहीं आपको यही करना है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फेवर में हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसी तरह का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बनाती है, हम अपने विशेष को फुलफिल कर सकते हैं, हमें कई तरह की आजादी मिलती। अब प्यार भरी बातें तो काफी सारी हो गई, अब आते हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी पे। भाई अब हर चीज का दो पहलू होता है ना। तो हमने आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की बात कर लें, अब हम बात करेंगे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी की। तो जब हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बात करते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना होता है। पॉइंट 1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने कहा है कि लीडर्स कीप चेंजिंग एंड कॉज इंस्टेबिलिटी। अब भाई हम अगर किसी एक कंट्री में बार बार लीडर्स बदल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना, वो सारे मिनिस्ट्रीज, वो सारे डिपार्टमेंट्स जिसमें अलग अलग लीडर्स होंगे, सबने अपने हिसाब से ढाल रखा होगा ना चीजों को। तो बार बार अगर गवर्नमेंट बदलती है मतलब बार बार लीडर्स बदलते हैं, बार बार मिनिस्टर्स बदलते हैं, तो ये एक तरह की इंस्टेबिलिटी लेके आता है। वो अलग बात है कि हम इससे बहुत ही जल्दी डील करके और वापस से रूटीन लाइफ पे आ जाते हैं, बट ये कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी लाता है। सेकेंड पॉइंट, इट्स पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले विथ नो मोरालिटी। बिल्कुल
ये एक तरह का पॉलिटिकल कंपटीशन है। यहाँ पे मोरालिटी की जगह नहीं है, मोरल वैल्यूज की जगह नहीं है, ये बिल्कुल पावर प्ले की बात है। आप देखते होंगे कि कई बार इलेक्शंस में, जैसे आपने देखा होगा कि डर्टी ट्रिक्स का यूज करते थे पीआरआई में, है ना, तो वो तो खैर डेमोक्रेसी नहीं था। अगर हम इंडिया की बात करें तो कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जो कि अपना पावर दिखाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां निकलवाती हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करवाती हैं, काफी लोगों को पार्टी का मेंबर बनाया जाता है, काफी सारी बातें की जाती हैं। तो एक तरह का पावर गेम होता है। हर पार्टी अपने से अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट बोलती है और कहती है कि हम उनसे बेहतर करेंगे, वो ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, मतलब पावर परफॉर्मेंस कहते हैं ना, पावर शो करना। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में इसको हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि इट्स पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले विथ नो मोरालिटी। वो ये भूल जाते हैं कि जनता को एक सरकार चाहिए, जनता को लड़ाई नहीं चाहिए, जनता को ये नहीं चाहिए कि तुम किसी से बेटर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जनता को चाहिए कि उनके हित में क्या हो रहा है। लेकिन पार्टीज ये भूल जाती हैं और पार्टीज एक दूसरे के प्रति पर्सनल हो जाती हैं और कभी कभार ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि समाज के लिए सही नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई भी डिसीजन बनने से पहले कई सारे कंसल्टेशंस होते हैं, कई सारे आर्गुमेंट्स आपस में होते हैं और इन कंसल्टेशन के बाद ही फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो भैया मेरे, इन सब कंसल्टेशन को करने में जो वक्त निकलता है उसका क्या। एक छोटा एग्जांपल देता हूं। अन्ना हजारे जी बैठ गए थे अनशन पे कि लोकपाल बिल पास करो। चलो उनका अनशन खत्म हुआ, पुट इस डेस्क से उस डेस्क, लोकसभा राज्यसभा लोकसभा होता रहा। लोकपाल बिल क्या उस वक्त पास हो गया? नहीं हुआ ना। तो ये कंसल्टेशन होते होते काफी डिले हो जाता है। ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्टेड लीडर्स लीड टू बैड डिसीजन एज दे डोंट नो बेस्ट इंटरेस्ट। हाँ, अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि भैया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि इस साल के लिए सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाएगा। अब सिलेबस शॉर्ट करने के चक्कर में उन्होंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हटा दिए। अब उन्हें तो पता नहीं है ना कि इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, आप अगर यहां बोलोगे कि भाई वो एजुकेशन मिनिस्टर है, आप कैसे बोल सकते हो उन्हें पता नहीं है। बट जो उनकी टीम ऑफ कंसल्टेंट्स हैं, वो सब विचार करके उनके पास बातें ले जाते हैं। तो हमें हमेशा अपने से छोटे लेवल की चीजें बड़े आसान लगती हैं। जब हम अभी सोचते हैं कि यार अगर क्लास 3 में अगर वापस से स्कूल लाइफ में जाते तो जितना आसान था, टॉप करते जाते, फर्स्ट सेकंड ऐसे आते रहते हैं हमेशा। तो क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हम उस स्टैंडर्ड में थे तब तो हम ये नहीं कर पाए ना, लगातार फर्स्ट सेकंड तो नहीं आ पाए। हम कभी टॉप कर जाते थे, कभी नहीं कर पाते थे। तो उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बेस्ट इंटरेस्ट का पता नहीं है। बच्चों को आगे जाके और भी चीजें करनी है इस फील्ड में। बच्चों के ऊपर हो सकता है कि चलो अभी आपने हटा दिया, बट बाद में इस चैप्टर की जरूरत पड़े बच्चों को। तो ये एक और डेमोक्रेसी में ये भी एक चीज होती है कि उन्हें पता नहीं होता है कि बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। इट लीड्स टू करप्शन एंड इलेक्टोरल कंपटीशन। तो भाई साहब, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि करप्शन का बहुत स्कोप है डेमोक्रेसी में। इलेक्शन के टाइम पे वोट खरीदना हो तब भी पैसे इस्तेमाल होते हैं। आपको अपना कोई काम करवाना हो तो आपको ऑफिस में भी अंडर द टेबल कुछ देना पड़ जाता है। होता है ऐसा। तो ये डेमोक्रेसी में ही संभव है ना, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है हमारी, इलेक्टेड मिनिस्टर है हमारा, उस मिनिस्टर के अंदर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट का हेड है, हेड के अंदर फिर क्लर्क वगैरह आते हैं। तो आपको छोटा सा काम कराना है तो पैसा तो ऊपर चाहिए ना, तो नीचे से दोगे, वो थोड़ा और देगा, वो थोड़ा और देगा। तो ये डेमोक्रेसी काफी अपॉर्चुनिटी दे देती है करप्शन करने का। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल कंपटीशन की भी बात इसमें कर रहे थे कि इलेक्टोरल कंपटीशन में फिर मैं वही बात करूंगा कि सबको एक दूसरे से आगे भागना होता है। जनता के हित की परवाह किसी को नहीं है। इलेक्शन जीतना मोर इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे की पार्टी को नीचे दिखाना है, एक दूसरे की पार्टी से ऊपर आना है खुद को। तो एक इलेक्टोरल कंपटीशन यहाँ पे आ जाता है। Ordinary people shouldn't decide anything as they don't know what is good for them. भैया हम ठहरे आम आदमी, हमें पता नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है राजनीति के मामले में। ऐसे तो हमें सब पता है ना, मैंगो मैन है हम लोग।
तो हम क्या करते हैं कि हम जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होते हैं नेता जो एक जगह को रिप्रेजेंट करे, और जब तक नेता नहीं आएगा, भाई हम सरकार यहाँ हमारी तो नहीं है ना, ये गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। आपको चुन के लोग भेजने हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपके लिए सही क्या है गलत क्या है। हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बस यही डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किसको चुनना है। तो हमारे हित में क्या चीज है ये हम जानते तो हैं, बट हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने जिसको चुना है डिसाइड वो करेगा, और अगर डिसाइड कर भी लिया तो इम्प्लीमेंट हो पाता है कि नहीं, ये बात की बात है। अब हम बात करते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी हम जानते हैं क्या होता है, इस चैप्टर में मैंने शुरू में ही जिक्र किया है। डेमोक्रेसी को फैला दे, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, तो उसकी ब्रॉडर मीनिंग की हम बात करेंगे। शायद ये लाइट मेरे आंख से डायरेक्ट चमक रही होगी, तो थोड़ा इसको इग्नोर करना। कलेक्टिव डिसीजंस आर नॉट पॉसिबल एज पीपल कांट सिट टुगेदर एंड टेक अ कॉमन डिसीजन, ह्यूज पॉपुलेशन, ब्रैकेट में लिखा है रीजन। तो कहने का मतलब है कि हमने अभी ये बात की कि हमें पता नहीं है कि हमारे लिए सही क्या है, मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते हमारे लिए सही क्या है। चलो कलेक्टिव डिसीजन पॉसिबल नहीं है। हमने अगर बात किया कि इस देश में 10 नए मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए, तो ये डिसीजन हम लेते नहीं है ना, हमने जिनको इलेक्ट किया है वो इस बारे में बात करते हैं, वो संसद में पास होता है, फिर अगर बिल पास हो गया तब खुलेगा कॉलेज। ये हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं। क्यों कलेक्टिव डिसीजन पॉसिबल नहीं होता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम साथ में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इवन इफ दे कुड सिटीजन डोंट हैव टाइम, डिजायर, स्किल टू टेक पार्ट इन एक्शन। चलो मान भी लिया कि कलेक्टिव डिसीजन पॉसिबल है, तो जैसे मैंने बोला टाइम नहीं होगा। दूसरी बात, कोई कहेगा अरे यार जो करना है करो, हमारा मन नहीं, हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है बहुत है, तो डिजायर की बात हो गई। तीसरी बात, उनको खुद नहीं पता है, एक सब्जी बेचने वाला क्या जानेगा कि मेडिकल कॉलेज की जरूरत क्या है, उसको तो इससे मतलब है ना कि उसकी 2 वक्त की रोटी कमानी चाहिए। एक जो स्वीपर है उनको ये है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ इंटेलेक्चुअल्स को जाना पड़ेगा, भैया जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, जो बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। तो कलेक्टिव डिसीजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई सारे लोग, क्योंकि ये एक फील्ड का डिसीजन है और कई सारे लोग मिलकर तो बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि पहला रीजन मैंने दे दिया टाइम, दूसरा रीजन मैंने दे दिया डिजायर, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि स्किल्स, उन्हें उस बारे में बात करने का पता ही नहीं है कि उस मैटर के बारे में बात करना है या नहीं करना है। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। हाँ, तो डेमोक्रेसी की ब्रॉडर मीनिंग में हम ये भी कह सकते हैं कि जो पावरफुल वो है जो पावर में है, मतलब जो सत्ता में है, और पावरफुल वो नहीं है जो कि सत्ता में, जो पार्टी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठी है, वो पावरफुल नहीं है। बट संसद में तो विपक्ष के भी लोग होते हैं और सत्ताधारी लोग भी होते हैं। तो जो अगर हम बात करें तो डिसीजन मेकिंग में तो दोनों की बात होती है ना, वोटिंग तो होती ही है। तो यहाँ बात वो भी रखते हैं जो सत्ता में है, और वो भी रखते हैं जो सत्ता में नहीं है, यानी जो पावरफुल है और जो पावर में नहीं है। दोनों की बात रखने के बाद ही कोई डिसीजन मेकिंग होता है। तो यही इस पॉइंट में कहने की कोशिश की गई है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल एंड अ गुड डेमोक्रेसी। हाँ, अब अगर मैं बात करूं डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग की, तो उसमें एक बात और कह सकते हैं। मैंने बोला था कि कुछ ऐसी कंट्रीज है जो प्रिटेंड करती हैं डेमोक्रेटिक होने का, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ वही बात कर रहे हैं कि डिस्टिंग्विश करना कौन सी गुड डेमोक्रेसी यानी एक्चुअल डेमोक्रेसी है और कौन सी बस बनावटीपना कर रहा है ना, कौन सा मिनिमल डेमोक्रेसी है, यानी कौन प्रिटेंड कर रहा है डेमोक्रेटिक होने का। लास्ट पॉइंट, रिक्वायर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल सिटीजन। अब ये डेमोक्रेसी तभी आएगी जब सारे सिटीजन्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी। कैसे? इलेक्शन में वोट कास्ट करके, कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठा के, अच्छी बुरी चीजों पर अपनी राय रख के। तो कई सारी चीजों में सिटीजन्स एक्टिव होने बहुत जरूरी है एक गुड डेमोक्रेसी के लिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगले लेक्चर में फिर मिलूंगा नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए